watching अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ माइंड्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, आज का टॉपिक हम बड़े हेल्थी और वेल्थी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कहते हैं ना, सेहत है तो सब कुछ है। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैन शाहिद, हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन कंसल्टेंट। ही इज़ ऑल्सो अ को फाउंडर ऑफ अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाउंज इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्लाह का करम। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। देखिए, आज का टॉपिक हम उन नाजरीन को देंगे जो बहुत ज़्यादा या तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, बाय ऑल मीन्स, चाहे वो आजकल के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं। हम कहीं ना कहीं तो लाग कर रहे हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बच्चों से। आजकल हर बच्चा बड़ा लेथार्जिक फील करता है। माँ कहती है उठो, उठने को दिल नहीं करता। कभी लेजी भी होते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू देयर मदर्स, बट सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी कि कुछ तो है, कोई वीकनेस है, मतलब इरिटेट हो जाते हैं, डाइट अपनी ठीक नहीं रखते। ये क्यों हो रहा है आजकल बच्चों में? इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? अगर तो हम न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको पता है कि हर एज ग्रुप के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस है, चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बड़ा है। तो आजकल ना बच्चों के अंदर ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो पेरेंट्स की हमारे पास शिकायतें आती हैं ज़्यादातर वही होता है कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। और उसके अलावा एक सबसे मेजर जो कंप्लेन होती है वो ये होता है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा पिकी ईटर हो चुका है। बिल्कुल। उसके आगे हम खाने के लिए रखते हैं, वो खाता नहीं है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि वो खाना पीना शुरू कर दे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जिससे आजकल जो है हमें गुजरना पड़ रहा होता है। बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ा सा हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को भी देखें जो हमारे डेवलपमेंट सेक्टर्स के अंदर चल रहे हैं और जो चैलेंजेस आजकल डिफरेंट फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर जो प्रोडक्ट चल रहा है उसमें 1000 डेज की जो न्यूट्रिशन है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। 1000 डेज की न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो जो टाइम पीरियड है जो किसी भी फीमेल का प्रेगनेंसी में फेज गुजर रहा है, उसके बाद जो लैक्टेशन का 2 इयर्स का टाइम पीरियड है किसी भी बच्चे का, यानी कि जो पहले 2 साल हैं उसके, ठीक है, ये वो 2 साल होते हैं जिसके अंदर हमने ना किसी बच्चे की ना ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना होता है। ओके। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर ना हमारा जो ट्रेंड सेट चलता हुआ आ रहा है जो फैमिलीज के अंदर, उसमें ये आ रहा है कि एक तो बहुत ज़्यादा बच्चों को फार्मूला मिल्क की तरफ लगा दिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, बजाय इसके कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। उसके अलावा अगर सेकेंडली अगर हम देखें तो अगर जब बच्चे की वीनिंग वगैरह स्टार्ट होती है, जब उसको फूड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाने शुरू किए जाते हैं, तो उसको स्वीट आइटम्स की तरफ ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया जाता है। ये फ्लेवर टेस्ट के लिए माएँ करती हैं। हाँ, तो दिस इज अगेन हार्मफुल। अब आजकल का अगर आप कोई सी भी पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करेंगे या लेटर रिसर्चेस को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि आपको ना 2 साल तक बच्चे को ना चीनी से दूर रखना है। बिल्कुल। हाँ, आपने उस 2 साल के अंदर बच्चे को फ्लेवर्स और टेस्ट और डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी हैं, लेकिन उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपने उसको कोई ऐसे फार्मूलाज की तरफ ज़्यादा लेके चले जाना है या शुगर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा देना शुरू कर देना है या सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देना है। तो अगर आप पहले से ही बच्चे को नेचुरल चीज़ों से दूर रखेंगे, आर्टिफिशियल और प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे, तो बाद में तो आपको ये कंप्लेंट्स आएंगी कि जी हमारा बच्चा जो है वो पिकी ईटर है, खाता नहीं है। तो मुझे ज़ैन ये बताएं कि पिकी ईटर तो समझ आती है, ऐसा क्या कंपोनेंट्स या सब्सटेंस हम उनके खाने में ऐड कर सकते हैं टू गिव देम दैट बूस्ट ऑफ एनर्जी? बिकॉज लेथार्जिक और हर वक्त सुस्ती, या सोए हैं तो सोए हुए हैं, एक्टिव है तो हाइपर एक्टिव है। तो ये बैलेंस डाइट, ये किस किस्म की डाइट है? ये क्यों होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, फैट्स भी मिल रही हैं, और विटामिन मिनरल जो आपके ओवरऑल टोटल जो मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसकी क्वांटिटी आपकी बॉडी की फुलफिल हो रही है। तो आप बच्चों की बात करेंगे, वो लेथार्जिक फील करते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं। जब कोई बच्चा टोडलर होता है ना, चलना फिरना शुरू करता है थोड़ा, या प्री स्कूलर हो जाता है या स्कूलर हो जाता है, जिसको हम कहते होते हैं कि थोड़ा सा 3 to 5 6 ईयर्स में चला Exactly. गया, तो उस टाइम पीरियड में जब कोई भी बच्चा जाता है ना तो उसकी बॉडी की नीड्स बढ़ जाती हैं। जब वो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करता है, ऑटोमेटिकली उसकी जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा स्टार्ट होगी है। अब आउटपुट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इनपुट भी बढ़ेगा। इनपुट के लिए यह है कि आपको उसके डाइट के अंदर कैलोरिक डेंस के साथ साथ न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स को भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंड दैट फूड, दोस फूड्स आर, इट्स नॉट लाइक कि आप उसको पिज्जा बर्गर इन चीज़ों के बाद ज़्यादा रिलाई करवाना शुरू कर दें। यू शुड नीड टू ऐड ऑन सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन टर्म्स ऑफ द फ्रूट सैलड्स, या स्मूदीज को इंट्रोड्यूस करवाएं। दीज आर द गुड। वो एक आपका वो टेस्ट और चस्का भी पूरा हो जाएगा, थोड़ी सी आपकी जो है वो एक वो बच्चा खा भी लेगा। क्योंकि देखिए आजकल ये होता है कि बच्चों को ना स्वीट सब्सटेंस पसंद होता है या सोडियम से भरा हुआ सब्सटेंस पसंद होता है। और वो क्या एज है ज़ैन, मुझे ये बताएं, वो फ्रॉम
द बर्थ टू द ड्यूरेशन के, जहाँ तक डॉक्टर्स ऑलवेज प्रेशर द पेरेंट्स कि ये इस एज तक यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो डाइट है वो हेल्थी हो? स्पेसिफिकली जो 1000 डेज है रियली इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट 2 years है उसमें Okay. तो आपने ईटिंग हैबिट्स को बिल्ड करना है बच्चे की। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि उसके अंदर आपने कोई प्रोसेस की तरफ ना जाएं। आजकल जो हमारा ट्रेंड सेट गया है कि हम तो डायरेक्ट बच्चों को लगाई वो जो हमारे जो पैकेट्स में सप्लीमेंट्स आते हैं उन पे देते हैं, बजाय इसके कि हम उनको मिल्क वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल जिसकी बिल्कुल। वजह से बाद में हमारे पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चे का गट जो है वो काम नहीं करता। इट इज़ रियली इफेक्टेड। तो ये जो फर्स्ट 2 days के बाद जो नेक्स्ट आपका फेज है ना, स्कूलर्स, प्री स्कूलर्स, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पीरियड के अंदर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, घर से बाहर निकलता है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है। तो एट दैट टाइम इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू फोकस अपॉन द प्रोटीन इंटेक ऑफ अ चिल्ड्रन, परफेक्ट। क्योंकि उस टाइम बोन्स की डेवलपमेंट हो रही है, मस्कुलर डेवलपमेंट हो रही है। तो मसल्स और बोन्स के जब भी हम बात करेंगे उसमें प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स, इन चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो दैट्स व्हाई वी शुड नीड टू फोकस ऑन द मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट। ऑर्गेनिकली अगर हम चलें तो देखिए तो बहुत बेहतर होगा, जी जी, एज कि हम बच्चे को शुरू में सप्लीमेंट्स और वो सिरप्स देना शुरू कर दें। ऐसे ही है वो। फिर आपकी उसकी ईटिंग हैबिट्स भी डिस्टर्ब होंगी, उसकी वो जो एक इंटरनल इम्यूनिटी है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो एक हमारा है ना कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है। अब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी चीज़ अंदर जा रही है, तो हमारी बॉडी खुद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज कर रही है। बिल्कुल। तो जो खुद इंटरनल फोर्सेज आ रही है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, अगर हम बाहर से एड लेनी शुरू कर देंगे तो वो खुद काम करना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। तो सेम आजकल डिफरेंट हेल्थ इश्यूज में भी ऐसे ही हो रहा है हाँ। कि जब हम एक्सटर्नल एड देनी शुरू कर देते हैं, जो बॉडी ने खुद काम करना होता है अपने डिफेंस के लिए, वो फिर करना छोड़ देती है। बिल्कुल। अच्छा, सो ये तो हमने, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर्स जो सुन रही हैं कि जितना भी आप ये पैकेट फूड हो गया, कंप्रेस्ड फूड हो गया, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो गए, दैट शुड नॉट बी इन द डाइट प्लान ऑफ योर किड्स। अब आते हैं एज ऑफ 15 to 30 में कह देते हैं। Even, I mean, when I get up in the morning, I feel very like lazy, lethargic, even though कि कुछ काम नहीं किया होता। उसके बावजूद हड्डियों में दर्द, सर में दर्द, माइग्रेन, आजकल माइग्रेन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें उसकी डाइट से क्या ताल्लुक है, हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे। दूसरा, हम उस एज में बात करेंगे जैन जहाँ पे फैटी लिवर, ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि या तो हम बहुत कमज़ोर हैं पाकिस्तान में, या पीपल हैव गॉन टूवर्ड्स ओबेसिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज जो कि बहुत स्लिम हैं, जिनमें डाइट का कोई नामो निशान नहीं है, उनको क्या सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स? सबसे पहले तो हम जो आपने एज ग्रुप की बात की है कि जो टीनेजर्स हैं हमारे, या थोड़ा एडल्ट बर्गर्स, जेनजीज, तो इस सिनेरियो में जब आप आते हैं तो आजकल जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो हमारे टीनेजर्स और जो हमारी ये 20s वाली जो जनरेशन है जो फेस कर रही है, उसमें ना सबसे मेन चीज़ ये है कि इनका बिल्कुल जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो चुका है। वी आर नॉट फॉलोइंग द बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम अपनी रूटीन्स को देखना शुरू करें तो आप ये देखें कि हम रात को सोते किस टाइम और उठते किस टाइम। दैट ये भी इफेक्ट करता है आपकी डाइट के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर रात को आप 4 बजे सोएंगे और सुबह 12 बजे उठेंगे तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो लंच के टाइम भी हो रहा है। yes. तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक, ताकि आपका जो ईटिंग पैटर्न है वो प्रॉपर्ली सेट हो सके। क्योंकि हमारी जो बॉडी डिजाइन हुई है ना, तो वो प्रॉपर्ली बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हुई है। उसके मुताबिक आपने नाश्ते के टाइम पे करना है, दिन का खाना दिन and के खाने के नाश्ता के टाइम इज इन द अर्ली मॉर्निंग मैक्सिमम आप 8-9 कर लें। अच्छा। इससे ज़्यादा कुछ करें, डिले ना करें। और ये बताएं कि वो लोग, जैसा कि अगेन हम बात करें कि नाश्ता क्वांटिटी वाइज क्या होना चाहिए, पाए, निहारी, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, वो हम बात भी करेंगे। बट दोस्त जो कि अभी वेट बढ़ाना चाह रहे हैं और उनका नाश्ता और दोपहर का खाना सेम होता है, उनको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए? व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेट गेन स्पेसिफिकली, तो वेट गेन और लॉस का ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। Okay. एक होती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज वो हैं, लेट्स सपोज अगर मैं कोई 70 kg का पर्सन हूँ तो मुझे 70 kg पे मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है। जब मैं सरप्लस की बात करूंगा तो आई शुड नीड मोर देन मेंटेनेंस कैलोरीज। मुझे जो 70 पे मेंटेन के लिए लेट्स सपोज 2000 चाहिए, तो अब मैंने अगर गेन करना है तो मैं 2000 से ज्यादा का इंटेक करना है। Okay. अगर मैंने लॉस करना है तो 2000 से कम का इंटेक करना है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेट लॉस एंड गेन। ओके, थिन लाइन मार्जिन है। हाँ, सिंपल। आप अगर आप कम खाएंगे तो आपका वजन कम होगा मेंटेनेंस से, अगर आप मेंटेनेंस से ज़्यादा खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम जब आपके कैलोरीज बढ़ेंगी, चेंज होंगी, तो आपके मैक्रोस के प्रोपोर्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। तो जब आप गेन की बात करते हैं तो हम प्रोटीन के साथ साथ ना कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज कार्ब्स आर रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर द वेट गेन। तो उन कार्ब्स में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैलोरिक रिच फूड्स, जो आप खाएं थोड़ा लेकिन आपको कैलोरी ज़्यादा दें। और उसके हम अगेन वी वांट टू टेक द नेम्स ऑफ दोस फूड्स एज वेल, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो उस तरह के फूड को अपनी डाइटरी प्लान में ऐड कर सकें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जैसे स्मूदीज ऐड करें, आप उसके अंदर शेक्स वगैरह ऐड करें, दीज आप फ्रूट सैलेड ऐड कर सकते हैं बिल्कुल इन द फॉर्म ऑफ द स्नैक। और सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा खा नहीं सकते। हाँ, जो लोग वजन जिनका नहीं बढ़ा होता, वो कहते हैं हमारा पेट बहुत जल्दी भर जाता है, हमारे से इतना खाया नहीं जाता कि हम इतना खाएं कि हमारा वजन बढ़े। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये होता है कि आपसे जितना खाया जाता है उतना खाएं। आप 3 टाइम जो आपका मील है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो अपने टाइम पे करें। उसके अलावा एडिशनल स्नैकिंग करें, बजाय इसके कि आप एक मील से दूसरे मील में बहुत ज़्यादा गैप दें। उसके बीच में आप लाजमी कोई ना कोई स्नैक ऐड करें, चाहे आप उसके अंदर कोई मिल्क शेक ऐड कर लें, चाहे आप उसके अंदर कोई स्मूदीज ऐड कर लें, चाहे आप उसके अंदर कोई फ्रूट सैलेड ऐड कर लें। मतलब कुछ ना कुछ आप उसके बीच में लाजमी ऐड करें, ताकि वो जो आप 3 टाइम ले रहे हैं उससे ज़्यादा एक एडिशनल कैलोरीज आपको मिले। ठीक है। और इसके साथ साथ अगेन जो लोग वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो विजिट यू। वी हैव टेकिंग द नेम ऑफ योर क्लिनिक एज वेल। वो हम आपको ज़रूर मतलब इफ समबडी वांट्स टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर ज़ैन, यू कैन लीव योर नंबर एंड वी विल रिकमेंड. Again, one thing that I would like to highlight as well, from this channel we will only invite authentic doctors from the field, medical field से हो या कोई भी हो, ताकि हमारी जो नाजरीन हैं, हमारे जो हमें सुनते हैं, जानते हैं, उनको अच्छी और कहते हैं ना कि ऑथेंटिक गाइडेंस दी जाए. सो ज़ैन ये तो हो गया. अब लेट्स डिस्कस आजकल फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर. बट अब वो मैं एज का नाम क्या लूँ, आई थिंक हर दूसरे बंदे को फैटी लिवर है. पाकिस्तान में स्पेशली फैटी लिवर को लोग यूजुअली संगीन नहीं लेते. हाउ डेंजरस दैट कैन बी, इससे ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप सिंपल सी बात करें ना, फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल से हट के, तो आजकल पाकिस्तान किसी चीज़ में अगर नंबर 1 पे है ना, तो डायबिटीज़ है. बिल्कुल बिल्कुल. अब वो तो 30% प्लस पॉपुलेशन हुआ जिसको डायग्नोस हो चुका है ये प्रॉब्लम. अब हम उस 50% को डिस्कस नहीं कर रहे जो बस इस फ्रेज के अंदर एंटर हो रहा है या हल्का फुल्का घुस चुका है, जिसको हम प्री डायबिटीज़ का भी नाम देते होते हैं. तो जब हम डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, इन चीज़ों को लेके चलते हैं ना, तो इन सब के साथ ये लिंक्ड प्रॉब्लम है बेसिकली. अगर हम बात करें ना, डायबिटीज़, फैटी लिवर, आपका हाइपरटेंशन की आपने बात की, आपने कहा हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाना, तो दिस ऑल द प्रॉब्लम्स आर इंटरलिंक्ड. ओके. अब इसका जो एक है ना रूट कॉज है, वी ऑलवेज नीड टू वर्क ऑन द रूट कॉज. तो हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. तो इन सब चीज़ों का जो रूट कॉज है, दैट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके. अब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप हमारा अपना लाइफस्टाइल देंगे, हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है बहुत ज़्यादा सीडेंट्री, ठीक है, और हमारे खाने पीने की टाइमिंग भी सही नहीं है. ऊपर से जो हम चीज़ें खा रहे हैं वो टोटली प्रोसेस्ड हैं, रिफाइंड हैं, देयर इज़ नो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट. उसके अलावा अगर चलें खा भी लिए हमने, हमारी कोई उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और जो हम खा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं. एग्जैक्टली. तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक रूटीन में अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात, आप जो भी खा रहे हैं उसमें बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होना है, एब्जॉर्ब होना है. जब आप एक लिमिट से ज़्यादा दे देंगे कार्बोहाइड्रेट्स, तो स्टार्ट में तो बॉडी नॉर्मल अमाउंट में उसको इंसुलिन देती रहेगी कि कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन जो है वो नॉर्मल रहे. जब ज़्यादा आप ग्लूकोज देंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बॉडी को इंसुलिन भी ज़्यादा चाहिए. Exactly. वो पैंक्रियास को फोर्स करेगा कि मुझे मज़ीद इंसुलिन दो, ठीक है. फिर एक टाइम पे पैंक्रियास जो है लिमिट से ज़्यादा इंसुलिन देना शुरू कर देगा, ठीक है. जब ज़्यादा मिलने लग जाएगी और रिक्वायरमेंट कम होगी, तो बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी. जैसे आपको कोई बंदा तंग करेगा, एट द एंड आपने उसका नंबर ब्लॉक कर देना है, ठीक है. तो बॉडी समझ ले कि इसके अगेंस्ट रेजिस्ट करने लग पड़ी है, ब्लॉक करने लग पड़ी है. जब रेजिस्टेंस जो होगी उस इंसुलिन के अगेंस्ट, तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी. वो ब्लड स्ट्रीम लाइन में जा रहा था वो नहीं जाएगा. अब वो जो एब्जॉर्प्शन रुकेगी तो बॉडी ने कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट करना है. देन इट विल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द फैट, जो कि आपके बेली एरिया के अंदर सबसे पहले डिपॉजिट होना शुरू करता है. और सबसे पहले जो आपकी फैट की लेयर बनना शुरू होती है वो आपकी लिवर के ऊपर होती है, जिसको हम कहते होते हैं फैटी लिवर. और व्हेन वी गोइंग टू वर्क ऑन द प्रॉपर इफेक्टिव फैट लॉस, एक होता है वेट लॉस. वेट लॉस तो वो होता है जो आप लोगों ने सोचते हैं कि आपने 6 किलो वजन गिरा लिया, महीने में 8 किलो गिरा लिया, अगले महीने दोबारा बढ़ा के बैठे होते हैं, ये और बात है, ठीक है. वो वाटर वेट गिरता है, फैट तो कम होता नहीं है. फैट बनते हुए भी टाइम लगता है और पिघलते हुए भी टाइम लगता है. तो इट्स अगर हम हेल्दी वे में रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं आप एक वीक में 1 पाउंड फैट लॉस कर सकते हैं. इट्स अ साइंटिफिक. और ये चीज़ भी जगह हम कभी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं ज़ैन, या जिनको फैटी लिवर, बिकॉज आई सीन द केसेस पीपल हैविंग फैटी लिवर्स, एंड से आप इतनी वॉक कर लें, आप ये जितना भी आजकल ये जो फ्राइड चिकन मिल रहा है ये ना खाएं,
तो क्या फैटी लिवर को स्टेजेस को कंट्रोल करने में कितना टाइम लगता है? हाउ सीरियस वन शुड बी? जो फैटी लिवर है ना, मैंने कहा कि सबसे जो मेजर है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक आजकल मेजर कॉज है। सेकंड थिंग जो हमारे आजकल डीप फ्राइंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो हमारे पास ऑयल्स यूज हो रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब जब हम उनके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो उनका फ्लेमिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो अपनी केमिकल पोजीशन चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि वो, हालांकि हमारे हार्मोन्स को तो 50 ग्राम हमारी बॉडी को चाहिए आपका फैट, ताकि हार्मोन अच्छे तरीके से काम कर सके, उनकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो हम एक तो अनहेल्दी फैट ले रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम फैटी लिवर की बात करते हैं उनके क्योर की, तो इट कैन ओनली बी क्योर्ड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि जब आपको किसी को फैटी लिवर होता है, उसका वजन नहीं बढ़ने लग जाता, उसका बेली फैट एक मेजर सिम्टम है। जिस बंदे की आपको तौन नजर आएगी, पेट निकला हुआ नजर आएगा, वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि इसको फैटी लिवर है। ठीक है। अब जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हैं, फैट लॉस करना शुरू करते हैं, तो रिसर्चेस कहती हैं कि एटलीस्ट जब आपका 10% ऑफ द करंट बॉडी वेट गिरता है, तब आपकी ना हीलिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट होती है। आज समझ लें कि आपका HbA1c अगर 7-8 पे है ना, वो 6 पे जल्दी आ जाएगा, उसके बाद जाके आपका फैटी लिवर कम होना शुरू होगा, क्योंकि लिवर पे फैट चढ़ता सबसे पहले, उतरता सबसे आखिर में है। तो स्टेज 1 वाला पर्सन एटलीस्ट ये माइंड में याद रखे कि उसको कम से कम 3 से 4 महीने अपने आप को अच्छे तरीके से देने हैं अपने लाइफस्टाइल को। अगर तो ग्रेड 2 में है तो अपनी थोड़ी सी ड्यूरेशन 1-2 महीने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है। सो यू नो व्हाट, यूजुअली लोग कहते हैं कि आप वॉक करें। अब हेल्थी लाइफस्टाइल से वॉक का ताल्लुक तो बहुत पुराना है और बहुत संजीदा भी है। तो किस तरह की वॉक या एक्सरसाइज फॉर दोज जो स्टेमिना बिल्ड करना चाहते हैं, पहले हम उस पर बात करेंगे, एंड फॉर दोज जो वेट लूज करना चाहते हैं, उसकी थोड़ी सी हमें गाइडेंस बताएं। अगर तो स्टेमिना बिल्डिंग की आप बात कर रही हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्ड होता है, फ्रॉम द स्लो पेस टू द हायर पेस हम रेकमेंड करते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि हमें प्रमोट करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। ये जो हम बात कर रहे थे फैटी लिवर और इस तरह की मसले मसाइल की, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है। जो हमारा इंसुलिन है उसका सबसे जो बड़ा दुश्मन है ना, वो हमारा मसल है। अगर हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होगी ना, तो हमारा इंसुलिन भी ना अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए रियली इंपॉर्टेंट ये है कि आप कुछ नहीं करते तो आप क्रॉसफिट या ऑन बॉडी एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस करें डेली रूटीन के अंदर। ठीक है, इट इज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ नहीं, अगर आप जिम जा सकते हैं तो वेट ट्रेनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप डेली ज़्यादा नहीं तो आप 30 मिनट्स जो है वेट ट्रेनिंग करें फॉर स्टैमिना बिल्डिंग। हाँ, और स्ट्रेंथ बिल्डिंग। स्टेमिना की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस मजीद ऐड ऑन हो जाती है। ठीक है। एक चीज़ ये भी होती है कि दोस्त जो लोग हैं शायद जिम नहीं जा सकते या उनके उस बजट में नहीं आ रहा होता, तो घर बैठ के स्टेमिना बिल्डिंग की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? घर बैठ के अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपका ब्रिस्क वॉक इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज यू हैव हाई नीज, जंपिंग जैक्स, इस तरह की जो कॉमन एक्सरसाइज होती हैं, ये वो हैं जो आप किसी रूम में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता। तो ऑन बॉडी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। परफेक्ट। और वो लोग जो वजन कम करना चाह रहे हैं, स्पेशली वो एज जहाँ पे आपके 60s में शुरू हो जाती हैं पेन्स, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, नहीं मूव कर सकते, मूवेबिलिटी बहुत कम हो रही होती है, या यूजुअली वो वाली बात है कि डाइट ऐसा है हमारे अंदर के हम खुद ही लेजी हो गए। दोज प्रोडक्ट्स हैव मेड अस एक्सट्रीमली लेजी, दिल नहीं करता कुछ भी करने को, आवाज़ारगी सी रहती है। सो वो लोग जो उस एज में हैं, जिनको ज़्यादा उछल कूद नहीं करवा सकते, हमारी फैमिली में हैं, बड़े हैं, उनके लिए क्या हो सकता है सैम? अगर तो हम बॉडी वीकनेस की बात करें ना, तो आजकल का जो टाइम फ्रेम है ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आजकल हमें डायबिटीज़ का केस 20-25 ईयर्स में भी मिल जाता है, टाइप 2 का वो भी। और अगर हम बॉडी वीकनेसेस से बात करें तो 35-40s में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल कि हमें पर्सन को बताना पड़ता है जी आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है, आपको एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो आप बात करिए 60s, 50s, 60s की रेंज में, इसकी एक डोमेन होती है जिसको हम कहते हैं जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन, ओल्डर एज। अब ये जो लोग होते हैं इनके अंदर या तो क्रोनिक इलनेसेस डेवलप हो चुकी होती हैं, या वो टोटली एट द एंड रिस्क ऑफ द क्रोनिक इलनेस वो चल रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनको हमने मेंटेनेंस की तरफ लेके जाना है। इनकी हेल्थ को मेंटेन करने के बजाय इसके कि मजीद डिक्लाइनिंग में ना जाए, ठीक है, इनको हम थोड़ा सस्टेन कर सकें इनकी, ताकि लॉन्ग रन की चल सके। तो उसमें हमें थोड़ा सा इनकी अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसीज, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ इलनेसेस जो इनके साइनस सिम्टम्स हमें होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी प्रॉपर्ली डाइटरी मॉडिफिकेशन पे ख्याल रखना चाहिए। खासतौर पे प्रोटीन इनटेक इज रियली इंपॉर्टेंट एट द एवरी एज,
कि प्रोटीन इंटेक अच्छा रखा जाए और लीन प्रोटीन्स खास तौर पे इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। हम कार्बोहाइड्रेट से तो फोकस कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोटीन्स। अगर हम किसी बंदे से पूछते हैं वो कहता है मैं 2 रोटियां खाता हूँ, ये नहीं कहता मैं 2 बोटियां भी खाता हूँ। ठीक है, तो उनकी एज में आपने पल्सेस और जो आपके मीट वगैरह का इंटेक है वो लाजमी रखना है। बस ये देख लें कि उनका यूरिक एसिड वगैरह तो नहीं exactly. उसके बाद आपका फैट्स का इंटेक लाजमी होना चाहिए। जो आजकल हमने देसी घी मक्खन खाने छोड़ दिए हैं, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ये वो इंट्रोड्यूस किए जाए रेदर देन कि हम बाहर वाले जो डब्बे वाले हमारे पास घी मक्खन आ रहे हैं। सो ये चीज़ बड़ी थैंक यू, आपने ये चीज़ यू ब्रॉट दिस अप कि क्या देसी घी में हर किस्म का खाया हुआ बनाया हुआ खाना मोर रीजनेबल है देन जो वो डब्बों वाला ऑयल मिल रहा है? अगर तो कॉस्टिंग में बात करें तो वो तो बहुत फ़र्क है। अगर प्राइसिंग के ऊपर बात करें, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात करें, बट रेदर देन कि हम ये कहें कि हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट बात करें, खास वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो मस्टर्ड ऑयल या फिर देसी घी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। मस्टर्ड ऑयल मोस्टली हम ना अक्सर जगहों पे कुकिंग के लिए रेकमेंड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसका जो फ्लेमिंग पॉइंट है ना वो अच्छा होता है, वो एक अच्छे टेम्परेचर तक अपने आप को बर्दाश्त कर लेता है, अपनी केमिकल पोजीशन को चेंज नहीं करता एज कम्पेयर टू जो हमारे पास ये मार्केट में ऑयल हैं। वो जब हम देते हैं टेम्परेचर तो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो क्वालिटी अपनी लूज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के जो है वो हमें एडवर्स इफेक्ट्स जो है उनको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसी तरह जो देसी घी है, मोस्टली अगर कोई पर्सन मेरे पास आता है तो मैं उसे कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप ऑयल और घी और इन चीज़ों को बात कर रहे हो, अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हो, आप रोजाना 1 टेबल स्पून तो यूज़ कर ही सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो सुबह के टाइम चपाती खा रहे हो या कोई इस तरह खा रहे हो, उसके ऊपर 1 चमचा मक्खन या देसी घी ऐसे लगा के, तो ये हर एज के लिए बहुत फेवरेबल है कि हम लोग देसी घी अपनी डाइट में ज़रूर उसको ऐड कर लें। जी, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि मैंने आपसे पहले बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। बिल्कुल। अब हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है वही फैट है। आप उसको फैट ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से आगे पीछे जाएगा। और तभी शायद हम ये भी देख रहे हैं ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं लोग, ज़्यादा लेजी हो गए हैं लोग, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट डिस्कशन एंड वी वुड लव टू हैव यू अगेन एज वेल, ताकि हम इन चीज़ों पे भी डिस्कशन करें कि आजकल लोग इतने हाइपर एक्टिव हैं, हाइपर टेंस्ड हैं, किस वजह से हैं। तो ये चीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हो रहा है, कुछ कहा नहीं तो गुस्सा आ गया, बच्चों को चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ये डाइट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो मुझे ये बताएं कि वो लोग जो अपने डाइट को बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, वो क्या सप्लीमेंट्स हैं जो हमें हर एज में लेनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बच्चों के अंदर जो इम्पोर्टेंस है ना, खासतौर पे कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ का हमने ये भी ख्याल रखना है कि जो भी हम मिनरल्स वगैरह उनको दे रहे हैं, चाहे वो आयरन है चाहे वो आपके पास कैल्शियम है, तो इनके साथ ना हमें विटामिन सी और विटामिन डी का भी इंटेक लाजमी रखना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए और आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। अगर आप विटामिन सी जो है वो नहीं ले रहे आप कैल्शियम के साथ, तो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में उनकी डाइट के अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी इन चीज़ों का इंटेक अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा इनको आप फ्रेश एनवायरनमेंट दें, थोड़ा सा सुबह सुबह वाली धूप थोड़ी सी लगवाएं ताकि इनकी जो विटामिन डी जो है उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ये बताएं कि विटामिन जो जिसका बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है, दैट व्हाट इज़ द लेवल के जहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज़ एक्सट्रीम, इसके बाद किस किस्म की आफ्टरमैथ या किस किस्म की उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं बच्चों में? देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, डिफरेंट साइनस सिम्टम, डिफरेंट चीज़ों की जो डेफिशिएंसीज हैं उनको इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो इसमें आगे बाद ना डिफरेंट मार्केट के अंदर सप्लीमेंटेशन भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल वैराइटीज मिल जाती हैं, जिसमें आपको विटामिन भी प्रॉपर अमाउंट में मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को जो बच्चा है ना वो अभी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, कोई उसको बहुत पुराना मसला नहीं हुआ, तो जो नए प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुए होते, तो यू कैन ईजिली कॉप अप दीज प्रॉब्लम विद योर डाइट। मतलब आप डाइट को बैलेंस अगर रखेंगे, उसके अंदर फ्रूट्स, नट्स, मीट, इस तरह की सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बच्चे को देंगे प्रॉपर्ली, तो उसकी जो डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगी। अगर तो किसी को बहुत ही कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा स्टंटिंग वेस्टिंग में आ गया या किस तरह की प्रॉब्लम्स में आ गया, देन यू शुड गो फॉर द सम रेडी टू यूज प्रोडक्ट या कोई हाई डेंस प्रोडक्ट्स जो आगे बाद मार्केट में अवेलेबल हैं।
ताकि आप As per उसको doctor थोड़ा prescription. जल्दी है वो, लेकिन उस बंदे को इसको जरूरत है, हर बंदे को नहीं है। हर बंदे को नहीं है, ठीक है। एंड फॉर दोज जो अगेन इस एज में हैं, जिनको दर्दें वगैरह रहती हैं या जिनको डाइट की वजह से वो खा पी नहीं सकते, उनको अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐड करना चाहिए? जिनकी दर्दें वगैरह रहती हैं उसकी सबसे बड़ी वजह आजकल ना इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ओके। तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में, और उसमें आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट थिंग दैट मस्ट बी एडेड इन द डाइट। अगेन थोड़ा सा बजट से बाहर हो जाता है। और उसके बाद 1 टीस्पून, वो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें भी। और सेकंड थिंग, टर्मरिक इज रियली इंपॉर्टेंट। जो कर्क्यूमिन है वो बहुत ज़्यादा आपका एंटी इन्फ्लामेटरी है। ओके। आपके पास जो ग्रीन टी है उसके अंदर कैटेचिन्स वगैरह प्रेजेंट है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मतलब जितने भी आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच ज़ैन फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस के अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी के उसको बैलेंस डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नाजरीन, आप हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने सवालात हमसे कर सकते हैं। हम वो सवालात डॉक्टर साहब को भेजेंगे एंड वी विल ट्राई टू आंसर एवरी ऑफ योर क्वेश्चन। अपने फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय से हमें हमेशा आगाह रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.